Assalamu alaikum. Welcome back. So today I'm going to continue from lecture number 18. Okay, and our topic today is planning a business message. Planning a business message. Okay, so let me write first. Uh, let me write first. Okay, so today, as you know, we are at chapter number 2. ऐसे ही ना बेटा? We are at chapter number 2. We are at lecture number 18. So हमारे 17 लेक्चर से पहले हो चुके हैं. So today I'm gonna continue lecture number 18. Okay, and today I'm gonna continue from planning a business मैसेज. ठीक है जी. सो ये हमारा आज का, यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एंड इट इज़ 2.2. बुक के अंदर आपका 2.2 है. सेकंड चैप्टर का ये सेकंड टॉपिक है. ठीक है. ओके, सो आपको थोड़ा सा मैं इसका कॉन्टेक्स्ट समझा दूँ बेटा. थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझा दूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा आपको बिजनेसेस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको मैसेजेस डिफ़ाइन करने हैं वो मैसेजेस आपने खुद डिफ़ाइन नहीं करने बल्कि ऑलरेडी डिफ़ाइंड होंगे. लाइक अगर आपने कोई नया लेटर बनाना है, कोई नया मेमो कोई लिखना है, कुछ सर्कुलर लिखना है, तो ऑलरेडी डिफ़ाइंड होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जो कम्युनिकेशन होती है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है. ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं. आपके आपके आने की वजह से या आप उसमें कोई ख़ास रद्द-बदल नहीं कर सकते क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना स्टाइल होता है. जिस तरह से अगर आपको आई कैप से लेटर मिलेगा तो आई कैप का एक अपना स्टाइल है. ठीक है जी. अगर आपको बैंक से लेटर मिलेगा तो बैंक का एक अपना स्टाइल है. हर एम्प्लॉई अपनी बेस पे उस लेटर के फॉर्मेट को या उस कम्युनिकेशन के फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकता. ऑर्गेनाइजेशन उसको डिफ़ाइन कर देती है और जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन उसको डिफ़ाइन करती है आपको उस तरह से फॉलो करना होता है. ये बेटा बात क्लियर हुई. अब सपोज आप KPMG को ज्वाइन करते हैं तो आप अपने हिसाब से लेटर वहाँ पे नहीं लिखेंगे. अगर आप EY को ज्वाइन करते हो तो अपने हिसाब से आप रिपोर्ट नहीं बनाएंगे. ओके, वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एक सिस्टम डिफाइन किया होगा, एक फॉर्मेट डिफाइन किया होगा, फॉन्ट डिफाइन किया होगा, फॉन्ट का साइज डिफाइन किया होगा. सो यू जस्ट हैव टू फॉलो दैम. ठीक है. सो आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो कम्युनिकेशन होने वाली है वो प्री डिफाइंड होने वाली है. ठीक है. लेकिन समटाइम्स ब्लू इन द मून, समटाइम्स बेटा जो कम्युनिकेशन होती है वो आपको खुद भी डिफाइन करनी पड़ती है. यस, तो यू शुड नो कि जब आपने खुद किसी लेटर को फर्स्ट टाइम डिफाइन करना है या अगर आपने खुद फर्स्ट टाइम कोई सर्कुलर जो है ना वो उसका लेआउट जो है ना वो आपने डिज़ाइन करना है. ठीक है. या फर्स्ट टाइम आपने कोई रिपोर्ट जो है ना खुद ही उसको डिज़ाइन करना है. सो देन यू शुड नो कि ये चीज़ें खुद कैसे डिज़ाइन की जा सकती हैं. बेटा बात समझ में आई. तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिविटी का काम हो जाएगा, थोड़ा सा इनोवेशन का काम, क्योंकि अब यू आर द फर्स्ट सोर्स टू डिफाइन और टू डिज़ाइन दैट थिंग, दैट कम्युनिकेशन सोर्स व्हाटसोएवर. अंडरस्टैंड बेटा. ओके. सो आपको मैंने थोड़ा सा नटशल बता दिया इस टॉपिक का, थोड़ा सा क्रक्स बता दिया कि मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा आपने जो मैसेजेस करने हैं वो आपने खुद डिज़ाइन या डिफ़ाइन नहीं करने. वो ऑलरेडी डिफ़ाइन भी होंगे, ऑलरेडी डिज़ाइन भी होंगे. सिर्फ आपने करना है जिस तरह से बेटा आप जब स्कूल से आपने करेक्टर सर्टिफिकेट लिया होगा तो वो आपके लिए नया लेटर नहीं लिखते. सिर्फ क्या करते हैं, ऑलरेडी लेटर बना होता है उसमें सिर्फ नाम चेंज करते हैं, रोल नंबर चेंज करते हैं, डेट चेंज करते हैं और नीचे सिग्नेचर करते हैं, प्रिंट सिग्नेचर करते हैं और आपको दे देते हैं. ऐसे ही है ना बेटा. ठीक है. तो उन्होंने उस लेटर के फॉर्मेट को चेंज नहीं, वो लेटर सबके लिए सेम है. अगर आप पूरी क्लास के बच्चों ने, अगर सपोज 20 बच्चों ने या 50 बच्चों ने वो करेक्टर सर्टिफिकेट लिया, सबके पास सेम ही फॉर्मेट होगा. सिर्फ उसमें जिस तरह से बेटा बोर्ड की जो ट्रांसक्रिप्ट होती हैं, डिग्रीज होती हैं, सबकी डिग्री सेम होती हैं, सिर्फ नंबर्स चेंज होते हैं, नाम चेंज होता है. तो फॉर्मेट इज़ गोना बी सेम. लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आपको खुद वो फॉर्मेट डिफाइन करना हो, फर्स्ट टाइम आपको खुद डिज़ाइन करना हो, तो वो किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एरिया.
Clear beta? So let me go through the book, Planning a Business Message, as I have written here. ठीक है जी. So many organizations, particularly large organizations, जो बड़ी organizations होती हैं, will have a suite of standardized house style template documents. House style बेटा ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना स्टाइल होता है. जिस तरह से अगेन आई एम सेइंग, जिस तरह से अगर आपको एमसीबी बैंक का लेटर मिलेगा तो उनका फॉर्मेट डिफरेंट मिलेगा, अगर आपको बैंक अफला का मिलेगा उनका डिफरेंट मिलेगा, अगर आपको गवर्नमेंट का मिलेगा तो वो डेफिनेटली बी वेरी डिफरेंट, अगर लॉयर्स का कोई मिलेगा तो वो वेरी. तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना स्टाइल होता है, इसे कहते हैं हाउस स्टाइल, जो उस ऑर्गेनाइजेशन से ही बिलोंग करता है. एक ऑर्गेनाइजेशन का लेटर, क्योंकि उसमें लोगोस डिफरेंट होते हैं, डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं, तो हम सिर्फ उस डिज़ाइन को देख के, उस स्टाइल को देख के वी अंडरस्टैंड कि यार ये लेटर जो है हमें कहाँ से रिसीव हुआ है, ये लेटर हमें गवर्नमेंट से रिसीव हुआ है, या बैंक से रिसीव हुआ है, या किसी स्कूल से, किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव हुआ है, किसी फर्म से रिसीव हुआ है. तो वो अगर हम उस स्टाइल को ऑलरेडी जानते होंगे, उस स्टाइल को देख के वी आइडेंटिफाई कि लेटर हमें कहाँ से रिसीव हुआ है. However, there still be circumstances when employee need to use significant judgment when creating truly original business documents. ठीक है जी. फिर भी there will be still circumstances, कुछ ऐसे circumstances होंगे, कुछ ऐसे आपको challenges face करने पड़ेंगे in the future when employees needs to use significant judgment when creating truly original business messages, कि उनको truly business messages डिफाइन करने पड़ेंगे. बेटा बात क्लियर हुई. कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे लाइफ में, आपको कई ऐसे चैलेंजेस, या जब आप इतने ग्रो अप कर जाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन विल ट्रस्ट अपॉन यू, ऑर्गेनाइजेशन विल से कि अब आप खुद चीज़ों को डिफाइन करना शुरू करें, खुद चीज़ों को डिज़ाइन करना शुरू करें. तो बेटा प्रिपेयर फॉर दिस. हमेशा बनी बनाई आपको खीर नहीं मिलेगी, बल्कि आपको खुद भी एफर्ट करनी होगी, कुछ आपको कुछ खुद भी वैल्यू एडिशन करनी होगी, कुछ खुद भी नया लाना होगा. ठीक है. तो ये एक नयापन है जो आपकी कम्युनिकेशन में नजर आना चाहिए. ठीक है. वेयर पॉसिबल, अब मैं बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर हूं. वेयर पॉसिबल इट हेल्प्स टू प्लान द कम्युनिकेशन. ठीक है. वेयर इट हेल्प्स टू प्लान द कम्युनिकेशन, वेयर पॉसिबल इट हेल्प्स टू प्लान द कम्युनिकेशन. ठीक है. जब ऐसी सर्कमस्टांसेस को आपको फेस करना पड़ता है, ऐसी सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ता है, या ऐसे चैलेंजेस को आपको गो थ्रू करना पड़ता है, तो वो आप उनको एज इट इज गो थ्रू नहीं कर सकते बिफोर यू आर सपोज टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग. ठीक है. प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा आपको, ताकि आप उस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से कैटर कर सकें, या एडहेयर कर सकें, या मीट कर सकें. अंडरस्टैंड. दिस इज ईजियर फॉर रिटर्न मैसेजेस विच कैन बी ड्राफ्टेड एंड रीड्राफ्टेड, which can be drafted and redrafted before a final version is sent. रिटर्न कम्युनिकेशन में कहना ये चाह रहा है कि आपने जो भी लिखा वो आपके लिए बड़ा आसान है कि आप सिचुएशन के हिसाब से उसको फिर ड्राफ्ट को ड्राफ्ट बेटा होता है कि जो भेजने से पहले की कम्युनिकेशन होती है. सपोज आपने ईमेल भेजनी है, तो ईमेल भेजने से पहले जो आप लास्ट व्यू करते हो, दैट्स कॉल्ड अ ड्राफ्ट. ओके. सो उस ड्राफ्ट को आप एज मैनी टाइम रीड्राफ्ट कर सकते हो, उसको री एडिट कर सकते हो जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती. तो आप उसमें प्लानिंग के लिए आपके पास काफ़ी कॉन्शियस टाइम होता है, काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है. स्पोकन कम्युनिकेशन, नेक्स्ट लाइन है बेटा, सेकंड लास्ट लाइन है. स्पोकन कम्युनिकेशन लेंड्स itself less well to such careful planning, although it's still possible. अब जो स्पोकन कम्युनिकेशन है बेटा, इट्स डिफिकल्ट टू प्लान. अब सपोज आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, फर्म में जॉब कर रहे हो, आर्टिकलशिप पे हो, तो आपको बॉस कहते हैं जी देखिए सडनली, देखिए बेटा यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन ऑन दिस इन लाइक 5 मिनट्स. होता है बेटा समटाइम. अब बोलने में आप इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकते. जिस तरह से मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, तो मैं एज सच कोई खास प्लानिंग नहीं की कि पहला मैं कौन सा वर्ड बोलूँगा, फिर मैं क्या जेस्चर्स दूंगा, फिर मैं क्या बात करूँगा. यू नो, इन स्पोकन कम्युनिकेशन आपको सिचुएशन, आपको एज इट इज़ ही चलना पड़ता है जैसी सिचुएशन होती है. उसमें थोड़ी बहुत प्लानिंग तो हो सकती है, बट नॉट 100%, नॉट टू मच. क्योंकि इसमें आप सब कॉन्शियस हो ही जाते हैं. सब कॉन्शियस होता है कि जब आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो. ठीक है जी. अब जिस तरह से मैं आपके सामने हाथ हिला रहा हूँ, इस तरह कर, मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपके सामने हाथ हिला रहा हूँ. ठीक है. तो ये एक जिस तरह से बेटा थोड़ी सी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि शुरू में जब आप ड्राइव करते हो तो बड़े आप कॉन्शियस होते हो.
बड़े प्लानिंग करके ना आप शुरू, लेकिन एक टाइम आता है कि आप सब कॉन्शियस हो जाते हो कि आप खुद नहीं पता होता कब आपने राइट किया, कब आपने लेफ्ट किया, कब आपने पहला गियर लगाया, कब आपने दूसरा गियर लगाया। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है कि आपकी खुद ब खुद परफॉर्म हो रही होती है, एंड यू इवन डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विथ यू। आपने कब राइट किया, कब लेफ्ट किया, कब पहला गियर लगाया, कब दूसरा गियर लगाया। आप समटाइम ड्राइव भी कर रहे होते हैं कि और भी देख रहे होते हैं, समटाइम ऐसा भी होता है कि आप अपनी धुन में होते हैं और आप अभी मंजिल पे पहुंच भी जाते हैं। सो दिस ही मीन टू से कि जो स्पोकन कम्युनिकेशन है, okay, इट इज स्टिल पॉसिबल बट नॉट टू दैट एक्सटेंड कि आप 100% प्लानिंग कर सको, बट रिटन कम्युनिकेशन यू कैन हैव अ बेटर चांसेस, okay, better chances to have a good planning। जी, so 4 key elements of communication planning है, याद रखना कम्युनिकेशन को प्लान करने के 4 key elements, ठीक है जी। so 4 key elements, जी बेटा, okay, let me write here 4 key elements। yes, 4 key elements बेटा, ठीक है जी। so पहला एलिमेंट है वो क्या है बेटा, सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, मकसद डिफाइन करना है, मंजिल डिफाइन करनी है, उसको डिस्कस करते हैं हम डिटेल में। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है बेटा, ऑडियंस, इसको हम डिस्कस करने हैं, चारों फैक्टर हम डिस्कस करेंगे बेटा वन बाय वन। उसके बाद है स्ट्रक्चरिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रक्चर है बेटा एंड स्टाइल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है एंड स्टाइल, ओके जी। तो हम जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, और मैं अब बड़ा सा करके लिख दूं यहाँ पे ताकि आपको पता हो कि हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आई एम गोना डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस वन, ठीक है, समझ लग जाएगी ना मैं किसको डिस्कस कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम दिस पार्ट, आई एम ऑन ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग के 4 फेजेस होते हैं, प्लानिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं, और पहला एलिमेंट कंप्लीट होगा तो सेकंड एलिमेंट पे हम मूव ऑन कर सकते हैं। सेकंड एलिमेंट फुलफिल होगा, कंप्लीट होगा, अपनी असल शेप में आएगा तो थर्ड में हम मूव कर सकते हैं। थर्ड कंप्लीट होगा देन वी कैन ओनली टच द फोर्थ स्टाइल। ये नहीं है कि पहले आप फर्स्ट पे चले, फोर्थ पे चले जाए फिर फर्स्ट पे आ जाए, नो। सो लेट मी मूव ऑन फॉर द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन इज दी, ओके, इट्स फाइन बेटा, इज इट फाइन, इज इट ओके, चलो जी, ओके। ओके जी, सो ऑब्जेक्टिव बेटा जी, पहले हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तो मैं चारों को डिस्कस कर रहा हूँ, बल्कि अभी तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, अभी तो वो चारों की आपको डेफिनेशंस दे रहे हैं। क्या कर रहा है अभी आपको, अभी वो क्या कर रहा है बेटा, आपको चारों की क्या दे रहा है, अभी आपको चारों की वो डेफिनेशन दे रहा है। सो लेट मी फर्स्ट गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ द 4 की एलिमेंट। द फर्स्ट डेफिनेशन इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। वे खुदा के बंदो मकसद की है, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ईमेल ने थ्रू, सर्कुलर के थ्रू, लेटर के थ्रू, किस मकसद के तहत गल करना चाह रहे हो। ज़िंदगी में जब भी कोई बात करनी होती है उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई मंजिल होनी चाहिए, कोई डेस्टिनेशन होनी चाहिए, कोई माइंड में होना चाहिए कि आप ये कम्युनिकेशन करना क्यों चाह रहे हो। देखिए, आप ये कम्युनिकेशन करना क्यों चाह रहे हो, और व्हाट्सएप के थ्रू क्यों करना चाह रहे हो, फेसबुक के थ्रू ही क्यों करना चाह रहे हो, ईमेल के थ्रू ही क्यों करना चाह रहे हो, सर्कुलर के थ्रू ही क्यों करना चाह रहे हो, रिपोर्ट के थ्रू ही क्यों करना चाह रहे हो, एसएमएस के थ्रू ही क्यों करना चाह रहे हो, बोल के क्यों करना चाह रहे हो, लिख के क्यों करना चाह रहे हो, टेलीफोन पे क्यों करना चाह रहे हो, वीडियो कॉल। यू शुड नो दीज थिंग्स, ओके। हम हमारे जहन में मकसद होता है तो हम कोई काम, अब आपके सामने मकसद है बिजनेस इसका, सीए का, तो आप मेरा लेक्चर अटेंड, अगर मकसद ना होता तो आप खुद बताएं। जब आप जस्ट अ सेकंड, अनदर एग्जांपल फॉर यू, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, आई ऑलरेडी डिस्कस दिस एग्जांपल विद यू बिफोर, ओके। जब आप बस स्टेशन पे जाते हो तो पहले ऑब्जेक्टिव जहन में होता है कि नहीं होता, कि एम ही मुंह उठा के बस स्टेशन पे चले जाते हो। देखिए, आप स्टेशन पे गए हो तो आपको पता होता है कि आपने कौन सी गाड़ी पकड़नी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपना टाइम सेट करते हो और वहाँ पे पहुँचते हो। ये तो हो नहीं सकता कि आप स्टेशन पे भी पहुँच गए और आपको ये नहीं पता कि आपने जाना किधर है, तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर चीज़ को, दुनिया में कोई भी चीज़ है बेटा, याद रखना सबसे पहले ये हर जगह अप्लाई होगा। ये आपकी ज़िंदगी का ये एक लेसन है, हर जगह अप्लाई होगा कि ज़िंदगी में कोई भी काम करने से पहले पता हो कि आप वो काम क्यों कर रहे हो। जैसे आप सीए कर रहे हो तो आपके जहन में कुछ ना कुछ तो होगा, पैसे कमाने हैं, स्टेटस लेना है, पावर लेनी है, दुनिया दुनिया लेनी है, या
कुछ भी, हर एक का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है जी। गल समझ आई बेटा? ठीक है। सो सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव व्हाट यू आर सपोज टू डू इन योर लाइफ, द आर इन योर कम्युनिकेशन, द सेकंड इज ऑडियंस। फिर बेटा ऑब्जेक्टिव जिंदगी में कभी चेंज, याद रखना ऑब्जेक्टिव कभी जिंदगी में चेंज, मकसद कभी जिंदगी में चेंज नहीं होता। ऑडियंस बेटा ये होती है कि लेट मी फर्स्ट गो थ्रू द डेफिनेशन। कंसिडर सिचुएशन स्पेसिफिक टू द ऑडियंस दैट मे इम्पैक्ट हाउ दे इंटरप्रेट द मैसेज। मकसद तो आपने बेटा अचीव करना है। अब मकसद अचीव करने के लिए अगर ऑप्शन ए सक्सेसफुल नहीं हो रहा सिचुएशन के हिसाब से, तो ऑप्शन बी पे जाओ। अगर ऑप्शन बी भी जो है ना वो वर्क आउट नहीं कर रहा, ऑप्शन सी पे चले जाओ। ऑप्शन सी के बाद ऑप्शन जी तक आपके पास अवेलेबल है। तो ये कहना चाह रहा है कि दुनिया में देयर इज़ नो स्टेट वे, देयर इज़ नो, खुदा के बंदों मुझे एक बात बताओ, अगर आपने दुनिया में कहीं भी जाना, इस्लामाबाद जाना, देयर इज स्टेट वे टू गो। अगर आपने कराची जाना, स्टेट वे टू गो। और अगर आपने एक महल दूसरे महल्ले में, देयर स्टेट वे टू गो। न देयर इज नो स्टेट वे ऑन दिस अर्थ। देखिए आपको मूव करना होता है, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी उत्तर कभी थल्ले। अंडरस्टैंड जी? सो दिस इज कॉल्ड ऑडियंस फैक्टर। इसमें मैं सिर्फ ऑडियंस पीपल्स नहीं लूंगा, हर वो सिचुएशन। आप जब भी कम्युनिकेशन करते हो तो ऑब्जेक्टिव तो आपके सामने होता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, ठीक है, माहौल के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से आप उसको चेंज करते रहते हो। ठीक है, आपने मकसद को, ऑब्जेक्टिव को कंप्रोमाइज नहीं करना, ऑडियंस को कॉन्फिडेंस में लेके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ऑडियंस के, हमने पहले पढ़ चुके हैं कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन, कि जैसा रिलेशनशिप होगा उसके मुताबिक अपना कंटेंट डिफाइन कर लो, अपने वर्ड्स डिफाइन कर लो, अपना लहजा डिफाइन कर लो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को उसके मुताबिक मोल्ड कर लो, तो अल्टीमेटली यू विल अचीव व्हाट यू आर सपोज टू अचीव। कल क्लियर होगी बेटा? सो आई एम डन विद हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी डेफिनेशन, 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑडियंस हो गया। ओके, तो ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ पॉइंट हो गया, ਇਹ दूसरा पॉइंट हो गया। नाउ मूविंग फॉर द थर्ड पॉइंट जी, स्ट्रक्चरिंग। अब स्ट्रक्चरिंग जी, स्ट्रक्चरिंग बेटा होता है, अब यहाँ पे बेटा एक्चुअल मैसेज को हम शेप देना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरिंग होता है कि अब वर्ड्स को, अगर आप रिटन कम्युनिकेशन की यहाँ बात करें, तो अब वर्ड्स को कैसे लिखना है, कौन से वर्ड्स का इंतखाब करना है, कौन से फॉर्मेट का इस्तेमाल करना है, उसको विजिबल फॉर्म में करना। जो प्रीवियस दोनों थे बेटे वो थे इनविजिबल फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव एंड ऑडियंस। अब उसी कम्युनिकेशन को मैं विजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सो स्ट्रक्चरिंग क्या होता है बेटा? कंसिडर द कंटेंट, ऑर्डर, फॉर्मेट एंड एम्फसिस। उसी जो आपने मैसेज डिलीवर करना है, आप उसको विजिबल फॉर्म में अप्रोप्रिएटली डिफाइन कर देना। जिस तरह से एसएमएस हो गया, जिस तरह से ईमेल हो गई, अब ईमेल का डिफरेंट फॉर्मेट है, लेटर का डिफरेंट फॉर्मेट है, रिपोर्ट्स, अब डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं जब आगे पढ़ने वाले, हर रिपोर्ट का डिफरेंट फॉर्मेट होता है। इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होती हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स होती है, मल्टीपल सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट, मल्टीपल सॉर्ट ऑफ लेटर्स, मल्टीपल सॉर्ट ऑफ मेमोस, मल्टीपल। और ये बेटा आर्टिकलशिप में जब आर्टिकल आप करने जाओगे, सो आपने 3.5 साल देखिए तकरीबन आपने यही सीखना है, यही आपने, इसी पे आपने सारी वर्किंग करनी है कि चीज़ों को डिफाइन, वो इनविजिबल से उसको विजिबल में कैसे लेकर आते हैं। ठीक है, सो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हैं यहाँ पे। कंसिडर कंटेंट, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं सम हाउ थ्योरेटिकली, कि आपने स्ट्रक्चरिंग को कैसे डिफाइन करना है जी। ओके, देन द स्टाइल। देखिए आपको बेटा मैंने बताया था स्ट्रक्चरिंग कितना मैटर करती है, आपको मैंने बताया था पहले कहीं, स्ट्रक्चरिंग सिर्फ मैटर करती है 7%। अब मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, जो मेरे अल्फाज हैं, जो मेरे वर्ड्स हैं, वो सिर्फ कितना मैटर कर रहे हैं? 7%। 93% इज समथिंग एल्स। हम यही समझते हैं, यही अब तक यही समझ रहे थे कि बोलना या लिखना इज 100% कम्युनिकेशन। जो मेरा बोलना है वो सिर्फ 7% है। मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, मेरा क्या लहजा है, मेरी क्या बॉडी लैंग्वेज है, मैं किस वर्ड को कितना स्ट्रेस कर रहा हूँ, कितना ऊपर नीचे कर रहा हूँ, दिस कॉन्स्टिट्यूट 93%।
बेटा यू गॉट दिस आइडिया। सो सिर्फ मैसेजेस का लिखना, अब आपने लेटर लिखा है तो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने उसको कितना ब्यूटीफुली अट्रैक्टिव किया, उसका फ्लो कितना अच्छा किया, उसमें उसको वो पढ़ने में कितना आसान है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। एक चीज़ मैसेज तो बेटा बहुत अच्छा है, एक मैसेज तो सपोज बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया, समझ नहीं आ रही, पैराग्राफ ऊपर नीचे है, बुलेट पॉइंट की कुछ समझ नहीं आ रही, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो वो कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा। गल समझे बेटा। सो हम स्टाइल को भी गो थ्रू करेंगे, बट इट कॉन्स्टिट्यूट्स, आपको बताया था स्ट्रक्चरिंग जो वर्ड्स होते हैं आपके 7% मैटर करते हैं, और यहाँ बुक में तो नहीं लिखा, लेकिन आपको मैं लेटेस्ट रिसर्च बता रहा हूँ। और स्टाइल में जो आपकी बॉडी लैंग्वेज दैट कॉन्स्टिट्यूट 55%, और जो आपका लहजा है, जो आप पारा लैंग्वेज हमने पढ़ा था पहले चैप्टर 1 में, दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 38%। सो 38% मेरा लहजा काउंट कर रहा है कि हाउ आई एम स्पीकिंग ऑन, and 55% मेरी body language matter कर रही है at how I am talking with you. So this is called style. Given the audience factor, which language sentence, given audience factor, what language, sentence structure and visual aid will best achieve the purpose of the message. ठीक है बेटा, तो ये कहना चाह रहा है कि उन चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से आप कितना स्टाइलिश करते हो, ओके, सो वो चीज़ें इतना ही अट्रैक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, व्हाट लैंग्वेज, मतलब बट लैंग्वेज, ठीक है, आपकी मतलब किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, कितना उसको अट्रैक्टिव करते हो, कितने सेंटेंसेस को आप ब्यूटीफाई करते हो, एंड विजुअल, और कैसी कैसी पिक्चर्स लगाते हो, कैसी कैसी आप उसमें ग्राफिकल स्टफ को ऐड अप करते हो, विल बेस्ट अचीव द पर्पस ऑफ द मैसेज। सो आई एम डन विद द 4 डेफिनेशन बेटा, डोंट वरी बेटा, अभी हम इसको डिटेल में गो थ्रू करने वाले हैं वन बाय वन को। ठीक है, आपको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बता दिया। सो नाउ आई एम मूविंग फॉर द फर्स्ट वन, and the first one is the objective. Okay, so let me write here, बड़ा सा करके लिख दूँ आपके लिए। तो अभी मैं किसको go through कर रहा हूँ? Right now I am going through the ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, तो मैं फर्स्ट को टच कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव को, तो मैं अब ये आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है और किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। ओके जी, जी, सो द ऑब्जेक्टिव जी, सो जनरल पर्पस, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ रहना बेटा, आर यू विद मी, मेरे साथ साथ रहना। Okay, so the general purpose of most business communication will fall into one of the following categories. अब नीचे जो categories हैं, इनमें से नीचे 5 categories given है, 5 bullet point given है, इसमें से आपका ऑब्जेक्टिव एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एट द सेम टाइम आपके मैसेज में पांचों फैक्टर्स भी एड अप हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई इसमें लाजमी होगा, कोई ना कोई इसमें लाजमी होगा, मकसद लाजमी होगा, to listen a message, to write a message, to speak a message, to read a message, okay, to make some signals, कोई ना कोई आपका मैसेज, कोई ना कोई इसमें आपका ऑब्जेक्टिव, definitely you will fall into it जी। So the first one is to build a relationship, yes, mutual trust, respect and loyalty, आप ताल्लुक बनाना चाहते हैं। मतलब नॉर्मली जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हमारी नॉर्मल लाइफ की जो रूटीन है, कि हम जब किसी के साथ कोई ताल्लुक बिल्ड करना चाहते हैं, तो पहले कम्युनिकेशन होगी तो ताल्लुक बिल्ड होगा ना। ओके, कि आप रोड पे आप कितने लोग आपको नज़र आते हैं, क्या आप हर एक के साथ कोई आप फ्रैंक हो सकते हैं? नॉट एट ऑल, जिसको सिर्फ आप जानते हैं उसी 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 के साथ आप फ्रैंक हो सकते हैं। द थिंग इज के फर्स्ट यू आर सपोज टू हैव एटलीस्ट यू टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन। आपने जिसके साथ भी कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, चाहे वो बिजनेस का रिलेशनशिप है, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन। आपको पता हो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट कैसे करना होता है इन ऑर्डर टू बिल्ड अ गुड relationship. To confirm, you are supposed to confirm something like, yes, you are listening to me. Okay, so your objective is to confirm what is objective, what is audience, what is structuring, what is style. So हमें ये बताएं, वो बताएं, हमें पूरी book हिफ्स करा दें, you know. So this is you are confirming, and you first requested me, and I'm confirming you. Okay, so basically I am confirming you and you are requesting me. Okay, so you are requesting me, sir हमें बताएं इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है. My responsibility is to confirm you, and your responsibility is to request, question, ask. Okay, the more you ask, the more you learn. Okay, mind को
आई मस्ट से माइंड को बेवकूफ़ बना के रखो। कैसे? बड़ा माइंड को बेवकूफ़ बना के रखो। कैसे? माइंड ने कुछ ना कुछ तो सोचना है, तो इसको पॉजिटिव क्वेश्चंस में डाल दो। ओके, इसको कुछ ना कुछ अच्छा सोचने पे इसको लगाई रखो। अगर माइंड इज लाइक अ मंकी, इसने मूव करते रहना है। ठीक है, अगर खुद इसमें रिक्वेस्ट ऐड नहीं करोगे, क्वेश्चन ऐड अप नहीं करोगे, तो फिर ये आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा, फिर ये अपने ख्यालात लाएगा। जब अपने ख्यालात लाएगा, देन यू गेट अ रियल बिग प्रॉब्लम और बिग चैलेंज। ठीक है, तो फोर्थ वन इज टू परसुएड। ओके, आप मोटिवेट होना चाहते हो, आप इंस्पायर्ड होना चाहते हो, आप अपना एनर्जी लेवल हाई करना चाहते हो, स्पिरिचुअली अपने आप को हाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप डिफरेंट मूवीज़ देखते हो, डिफरेंट लेक्चर्स को सुनते हो, डिफरेंट आप आई मस्ट से सॉन्ग्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और रिलीजियस जो रिसर्टेशन है वो भी इसी कैटेगरी। टू परसुएड, आप अपने आप को परसुएड करना चाहते हो, आप अपने आप को क्योंकि जब तक आप परसुएड नहीं होंगे, आपको एक चीज़ का पता होता है। परसुएड में और कंफर्म में क्या फ़र्क होता है कि कंफर्म में आपको चीज़ का पता होता है, मतलब आपने मेरा लेक्चर तो ले लिया, आपने नॉलेज तो गेन किया, लेकिन नॉलेज अप्लाई उस वक्त होता है जब आप उसके लिए परसुएड होते हैं। तो इन बिटवीन जो ब्रिज है एक्शन और नॉलेज, एक चीज़ का पता होना, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के दरमियान में जो ब्रिज है वो परसुएशन का है। जब तक परसुएट नहीं होंगे, जब तक उसके लिए मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक वो एनर्जी नहीं होगी उसके लिए, आप उसके लिए मूव ऑन नहीं करोगे। ठीक है बेटा, तो आज का हमें पता बहुत है, लेकिन हम इतने अच्छे एक्शन ओरिएंटेड नहीं हैं, हम इतने मेहनती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए परसुएटेड नहीं हैं। सो ये परसुएशन है डिफरेंट फिनोमेना। देखिए, ये इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो आप डिस्कस कीजिएगा। हाँ, बल्कि आपका टॉपिक आ रहा है बेटा आगे, चैप्टर 6 में टॉपिक है परसुएशन का, इंशाल्लाह वी स्टडी देयर द परसुएशन एंड टू इन्फॉर्म कोई द लास्ट बुलेट पॉइंट, टू इन्फॉर्म, आप कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हो, कुछ भी इन्फॉर्म करना चाहते हो, एनीथिंग, आप किसी को कुछ बताना चाहते हो। ओके, सो the last point, understand जी? So these are the 5 different objectives. आई होप यू अंडरस्टूड। इसमें से एक भी आपका हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ओके, सो एक अगर आपके पास कोई नया पॉइंट है तो वो भी आप इसमें ऐड अप कर सकते हो। ओके, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, तो उसके कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं जो इंटायरली डिफरेंट हों, लेकिन जो जनरलाइज जो कॉन्सेप्ट है वो इन 5 बुलेट पॉइंट्स में फॉल कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो आगे बेटा एक yes, let me go through this example. This example is relatively important for you. A letter of complaint. Yasmin recently purchased a food blender which unfortunately broke after only 1 week. ठीक है जी, उसने एक ब्लेंडर बाय किया, एक जूसर बाय किया, फूड ब्लेंडर। ठीक है, सो वो एक हफ्ते के बाद ही अपना वो जवाब दे गया, लाइक ब्रोकन हो गया व्हाट्सएवर। सो शी विशेस टू कम्युनिकेट विद द सप्लायर टू अचीव द फॉलोइंग। उसने अब वो कम्युनिकेट करती है सप्लायर के साथ। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिसीव आ रिप्लेसमेंट ऑफ फूल ब्लेंडर। क्या वो उसको रिप्लेस, डेफिनेटली एक हफ्ते के बाद चीज़ ख़राब हो जाती है, इट्स एक्सपेंसिव मशीन टू बाय, तो वो उसकी रिप्लेसमेंट अवेलेबल होती है, ओके, वारंटी की शेप में। रिसीव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द फॉल्ट अकर्ड एंड अश्योर इट विल नॉट री अकर। ठीक है, तो वो एक्सप्लेनेशन डिमांड करिए कि एक हफ्ते के बाद कैसे ये टूट गया। ब्लेंडर का तो काम ही होता है कि ये ऐसे मूव करे, जो उसमें जो डालो हुआ है ऐसे मूव करे, तो टूट कैसे गया वो? उसका तो फंक्शन ही है कि इट इज सपोज टू मूव लाइक दिस एंड इट शुडंट बी ब्रोकन डाउन। सो पूछने चाह रही है कि व्हाई इट हैज ब्रोकन डाउन एंड अश्योर दैट इफ आई एम गोना बाय अगेन द सेम प्रोडक्ट it will not be broken again, I will not get problem again, so be compensated for the cost of returning the blender and her inconvenience. so उसको जो वापस करने की कॉस्ट है वो भी मुझे पे की जाए, और कन्वीनियंस और मुझे जो इमोशनली जो मुझे डिस्टर्बेंस हुई है वो भी मुझे उसका अजाला किया जाए। वो बड़ी हार्श सी उसकी जनाब ऑब्जेक्टिव्स हैं, होने भी चाहिए जी। Customer is a king. We used to say customer is a king. When planning the communication, Yasmin will need to factor in the following objectives. अब जब उसने प्लानिंग करनी है, तो अब वो किस तरह से करने वाली है? इन्फॉर्म द सप्लायर ऑफ द फॉल्टी ब्लेंडर, उसको इन्फॉर्म करेगी। इन्फॉर्म, अब देखो तीन पॉइंट्स में फॉल्ट कर रहे हैं। पहला इन्फॉर्म,
वो पहले सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करना है कि आपका ब्लेंडर जो है वो जवाब दे चुका है। परसुएट देम दैट शी हैज़ अ लेजिटिमेट राइट, उसको परसुएट करें, क्योंकि सप्लायर जब तक मोटिवेटेड नहीं होगा वो आपके ब्लेंडर को रिप्लेस नहीं करेगा। तो आपकी जो वजह है, जो रीज़न है, वो बड़ी लेजिटिमेट होनी चाहिए। एंड द लास्ट है रिक्वेस्ट रीड्रेस। रीड्रेस होता है बेटा कि दोबारा से मुझे उस चीज़ को प्रोवाइड किया जाए, रिक्वेस्ट है कि मुझे इसकी रिप्लेसमेंट प्रोवाइड की जाए। Understood जी? I hope that you understood this example. Very interesting. Now let me move on for the next paragraph. Business communication will always have at least one primarily objective. ठीक है जी? But 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 may also include a number of secondary objectives. Very interesting बेटा. हर बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग जी। हर बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट। ऐसे ही है ना बेटा? व्हाट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू अर्न अ प्रॉफिट। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स उस अच्छा यस, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सॉरी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो सेकेंडरी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं? आप जिस तरह से को मार्केटिंग एग्जांपल ले, ओके, जिस तरह से डॉलेंस रिलायबल है, ऐसे ही है ना, डॉलेंस रिलायबल है। और ज़रा याद करें, अब मैं ज़रा टीवी नहीं देखता तो मुझे ज़्यादा एड्स का तो ऐसा सच नहीं पता, लेकिन किस तरह से वो मोल्टीफोम की जो एग्जांपल आती है, ओके, डिंग डोंग की जो एग्जांपल आती है, ऐसे ही है ना बेटा? ओके, अब आप स्टिंग पियेंगे, ओके, यस, आप स्टिंग पियेंगे तो आप जनाब हवा में उड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा ही है ना? ओके, अब ये चीज़ें क्या हैं? अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, कि वो आपको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, परसुएट करना चाह रहे हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट खरीदें। जब आप उनकी प्रोडक्ट खरीदेंगे, सो दे गेट अ प्रॉफिट आउट ऑफ दैट वन, ठीक है? लेकिन जो आपको मोटिवेट किया जाता है, जो आपको परसुएट किया जाता है, वो सेकेंडरीज के थ्रू किया जाता है, ठीक है? प्राइमरी कोई नहीं बताता। अब आपको चीज़ खरीदते हैं, कंपनी ये नहीं बताएगी कि आपने हमसे ये चीज़ खरीदी है, सपोज आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, तो हमने जो प्रॉफिट गेन किया वो 20 रुपये किया, नहीं, कंपनी ये नहीं बताएगी। बल्कि कंपनी आपको मोटिवेटेड रखेगी कि अब आपने ये प्रोडक्ट खरीदी है, बेस्ट प्रोडक्ट है, आपको बेस्ट क्वालिटी मिली है, इसमें बेस्ट जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, मतलब वो आपको उस तरह से मोटिवेट करेंगे कि प्राइमरी की तरफ आपका फोकस नहीं जाएगा, मोस्टली आपका फोकस होगा वो सेकेंडरी। तो हम इंसान जो मोटिवेट होते हैं, इंसान की जो अट्रैक्शन है वो सेकेंडरीज में। इसलिए जितनी मार्केटिंग कैंपेन्स हैं जितने भी मार्केटिंग टूल इस्तेमाल होते हैं वो सेकेंडरीज हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द कस्टमर मोटिवेटेड टू गो फॉर द प्राइमरी स्टफ। और प्राइमरी क्या है यहाँ पे? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट। याद रखना, जितने भी बिजनेस दुनिया में काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली दे आर हियर फॉर अर्निंग प्रॉफिट। उन्होंने मुनाफा कमाना है, कोई भी लॉस में काम करने के लिए नहीं बिजनेस शुरू करता, ठीक है? लेकिन लोग इतने केयरफुल होते हैं कि वो इजीली आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाले। तो आपको उनको लालच देना है, आपको उनको कोई सुहाने ख्वाब दिखाने हैं, आप उनको कोई क्वालिटी की चीज़ें, क्वालिटी के ड्रीम में लेके जाना है। आपने उनको कोई ऐसे सप्लीमेंट, अगर आप फूड लेने वाले हैं, कोई वो आपको सप्लीमेंट ऐसे बताएंगे कि इसमें ये चीज़ें अवेलेबल हैं। जिस तरह अगर आप कोई नेस्ले का जूस बाय करते हैं, तो आप उस जूस के पीछे जो कंटेंट है वो आपको, या उसका टेस्ट, आप या इवन जस्ट लेट मीन आप टूथपेस्ट बाय करते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट बाय करते हैं। अब टूथपेस्ट में मिंट का क्या काम है? जो मिंट फ्लेवर उसका क्या काम है? ओके, डिफरेंट फ्लेवर्स, इट मीन्स डिफरेंट फ्लेवर्स आर एडेड टू मेक यू फील बेटर। द मोर यू फील बेटर। अब आपको ये नहीं पता कि उसमें जो एक्चुअल मैसेज है वो बड़ा कड़वा सा, शुरू में जो टूथपेस्ट बड़ी कड़वी सी होती थी, शुरू में जो आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह तो कस्टमर हमारी ये नहीं बाय करने वाले, ठीक है, लेकिन उन्होंने पे डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करना शुरू कर दिए। सो ये डिफरेंट जो फ्लेवर्स होते हैं, ये बेसिकली दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। सो लेट मी मूव ऑन क्विकली जी। सो टेक केयर नॉट टू क्रिएट कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट। दो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। आपको आप पढ़े लिखे हो रहे हो, पढ़े लिखे हो गए हो, आहिस्ता आहिस्ता आप और समझोगे। सो बीइंग पढ़ा लिखा, आपको पता होना चाहिए कि आपने उसके सेकेंडरीज को ज़्यादा भी फोकस नहीं करना। आपने केयरफुल होना है कि वो आपको यहाँ पे परसुएट कर रहे हैं,
ठीक है। यू कैन क्रिटिकली एनालाइज अ मैसेज टू जज वेदर इट इज लाइकली टू अचीव ऑब्जेक्टिव बाय कंसीडर फॉलोइंग। ठीक है जी, अब आप इन फैक्टर्स को देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो अपना मकसद अचीव करने वाला है कि नहीं करने वाला। द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज चेक दैट ईच एलिमेंट ऑफ योर मैसेज रेलिवेंट एंड सूटेबल टू द ऑडियंस। ठीक है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव इतना अच्छा क्लियर होगा कि जितना मैं आपके आपके मुताबिक आपका जो मकसद है, आपके मकसद के मुताबिक बात करूंगा तो आपको बात क्लिक करेगी। आपका मकसद क्या है, आपने पेपर पास करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है। अब मैं आपको वो थ्योरियाँ सुनाना शुरू कर दूं और वो आपको उस तरह से पढ़ाना शुरू कर दूं कि जिसका आपकी ज़ात से कंसर्न नहीं है, आपके मकसद से कंसर्न नहीं है, तो फिर आप इसको गो थ्रू नहीं करने वाले। तो इंसान बड़ा लालची है, बेसिकली इंसान बड़ा सेल्फिश है। वो ज़िंदगी में वही गो थ्रू करना चाहता है जो उसके मतलब का होता है। ठीक है, आपको मेरे मतलब से कोई कंसर्न नहीं है, आपको अपने मतलब से कंसर्न है। सो हैव यू मेड ऑल द पॉइंट यू नीड टू एंड इन लॉजिकल ऑर्डर। तो अब आप उन आपको समझाने के लिए या ऑडियंस को समझाने के लिए या कस्टमर को समझाने के लिए क्या आपने सारे पॉइंट एज इट इज एक्सप्लेन किया जैसे वो चाह रहा था? आपकी चाहत इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसकी चाहत इज इम्पॉर्टेंट। एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। पता है ना? जरा इस दुआ को जरा याद करो। अल्लाह पाक ये कहता है कि होगा वही जो मेरी चाहत है। तो यहाँ पे बिजनेस में भी बेटा होगा वही जो कस्टमर की चाहत है। जिस तरह घर में है तो अब्बा जी भी कहते हैं एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो आप जो मर्जी कर लो, आपको दुनिया में दूसरों की चाहत के मुताबिक सर्वाइव करना पड़ेगा। आप कंपनी में हो, बॉस के सामने हो, तो बॉस भी यही कहता है कि तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। कर ले जो तूने करना है, होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। और अगर तूने किया वो जो तेरी चाहत है, तुझे वो भी नहीं मिलेगा जो तेरी चाहत है। अंडरस्टैंड जी? तो मतलब अल्टीमेटली इज नॉट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, आपको दूसरों के मुताबिक होना ही पड़ेगा। ओके, अगर दूसरों के मुताबिक नहीं होंगे, आपने बिजनेस चलाना है, तो आप कस्टमर के मुताबिक जब तक नहीं होंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। थर्ड बुलेट पॉइंट इज देयर अ मैकेनिज्म फॉर चेकिंग वेदर योर मैसेज अचीव योर ऑब्जेक्टिव। सो हमेशा आपको बताया था फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फीडबैक है कि जो आपने डिलीवर किया है उसका पता भी होना चाहिए कि वो आपको कितना अंडरस्टैंड हो रहा है। तो आपको बेटा जो टेस्ट मिल रहे हैं वहाँ से समहाउ मुझे भी अंडरस्टैंड होएगा कि आप कितना इसको गो थ्रू कर रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? सो दीज 3 पॉइंट्स विल लेट अस नो कि हाउ मच वी आर फॉलोइंग अवर डिजायर ऑब्जेक्टिव। आगे जी, advertising a chocolate bar, very interesting. The primary objective example है, the primary objective is to persuade customer to purchase your company chocolate bar, however the secondary objectives are। अब primary objective क्या है जी? chocolate bar है, वो बेचना चाहते हैं, वो सेल आउट करना चाहते हैं, वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। That's your primary objective, but their secondary objectives हमेशा secondary objectives ज़्यादा होते हैं। पहले कैसे persuade करते हैं? To convince the consumer they need a chocolate bar। सबसे पहले आपको convince करना है या convince करते हैं कि आपको chocolate bar चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए तो चाहिए। देखिए, पहले आपकी चाहत में वो चीज़ होगी तो आप चाहोगे ना। चाहना इस चाहत से निकला है। पहले चाहत होगी तो आप उस चीज़ को चाहोगे ना। एक चाहत ही नहीं है तो आपको कहाँ से चाहोगे? ठीक है, तो कन्विंस द कंज्यूमर दैट योर ब्रांड इज द बेस्ट वन दे शुड बाय। अब आप में चाहत तो आ गई है बेटा। अब चाहत में मार्केट में कोई बीसियों कंपनीज है चॉकलेट बार की, चॉकलेट्स की कंपनी है। तो अब बताना ये है कि जब आप में चाहत आ गई है तो हमारी उस चाहत में जो सबसे पहले जो आपकी फुलफिल करने वाली है वो हमारी कंपनी की चॉकलेट है। ठीक है जी? तो सिर्फ चाहत को नहीं जगाना, चाहत के साथ ये भी बताना है कि माई कंपनी द बेस्ट वन टू प्रोवाइड यू दिस सर्विस। ओके, ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर ऑब्जेक्टिव। अब इनको फर्दर और उनको आप इसको कर सकते हो एज मैनी एज यू कैन। मतलब आपने कस्टमर के दिल को जाके हिट करना है। अब दिल जहाँ जैसे हिट होता है बस वैसे कर दो, और वो दैट्स कॉल्ड द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी? सो ए पॉइंट, द कंज्यूमर इज हंग्री एंड लैक्स एनर्जी। ओके, अब उसको फर्दर बता रहे हैं जब भी आप भूखे होंगे तो आप में एनर्जी कम होगी। बाय अ चॉकलेट बार विल बूस्ट एनर्जी एंड सेटिस्फाई द हंगर। ठीक है, जब आप में भूख लगती है तो आप में ओके आपकी हंगर जो ख़त्म होगी वो हमारी चॉकलेट बार को बाय करने से ख़त्म होगी। डेमोन्स्ट्रेट that the advertiser had experience in judging taste, for example share a result of a laboratory test or a consumer taste test। ठीक है जी? अब जिस तरह से बेटा होता है सेंसोडाइन है ना, ओके, या अब आजकल जो है ना वो साथ लेबोरेटरी टेस्ट भी दिखाते हैं। देखो, जब आपको हंगर होती है तो हमें पता है कि आप कितने सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं, कितने विटामिन कम हो जाते हैं, तो हमने सारे विटामिन रिक्वायर्ड विटामिन में ऐड कर दिए हैं। ओके, तो अब जब आप इस चॉकलेट को खाएंगे तो आपको, क्योंकि हमें पता है, हमने रिसर्च की है, अब जब चॉकलेट बार को खाएंगे तो आपकी वो सारी एनर्जी बहाल होने वाली है।
ठीक है। सो एसोसिएट एडवर्टाइजर चॉकलेट बार विद द वैल्यू ऑफ मनी ट्रेंड एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी, ठीक है जी। सो आप उसको ये बताएंगे अगर आपने 100 रुपीज़ की चॉकलेट बाय की है हमसे, तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो 200 के मुताबिक मिलने वाला है। जिससे कहो द वैल्यू ऑफ मनी के आपने आपके पैसे ज़ाया नहीं हुए। ये नहीं है कि आपने 100 रुपये की चॉकलेट बाय किया तो आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो 20 रुपीज़ का हो रहा है। नो, आपने उससे ज़्यादा ही शो करना होता है कि आप इसमें वाह इसमें जो फंटास्टिक सॉर्ट हमने सप्लीमेंट्स ऐड कर दिए हैं, जो हमने विटामिन ऐड कर दिए हैं, जिस तरह से ये बनाई गई है बस कमाल है, ठीक है जी। सो कमाल धमाल है। और ये दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ आवर मनी ट्रेंड। ये आजकल ट्रेंडी शो करना है कि वाओ यू ईट दिस चॉकलेट एंड यू विल बी शोन एज अ सुपरमैन। जैसे वो होता है ना बूम बूम बबल खाने से यू बिकम लाइक अ बूम बूम। तो वो ट्रेंड जो चल रहा होता है उस ट्रेंड को हिट करना होता है एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी। और फिर आप में एनर्जी तो वो आएगी लाइक यू बिकम अ सुपरमैन एंड यू जस्ट फ्लाइंग इन द, जैसे वो टाइगर बिस्किट्स हैं एंड यू बिकम लाइक अ टाइगर। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स दैट आर बीइंग यूज्ड। ओके बेटा, सो आई एम डन विद द ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है बेटा, आई एम डन एंड नाउ आई मूव फॉर द सेकंड वन इज द ऑडियंस पार्ट। Audience part, okay, so I'm done with it. Now I move for the audience part, ठीक है। Are you with me? Are you with me? Okay, so I'm gonna start a new topic and the new topic is the audience factor, ठीक है जी। So at the center of the business message you want to ensure that your message is received, understood and acted upon, ठीक है जी। अब खुदा के बंदो जो आपने मैसेज डिलीवर करना है वो दीवारों से बातें करनी है। अब मैंने जो बातें यहाँ करनी है दीवारों से करनी है कि आपसे करनी है, ठीक है। तो जब इंसानों को समझाना होता है तो इंसानों के मुताबिक ही समझाना। बच्चे को समझाना है तो क्या आप 50 साल एक्सपीरियंस उसके सामने झाड़ दोगे? अब बच्चे को समझाना होता है, जैसे बच्चे को आपने हंसाना है तो कैसे हंसाओगे? कैसे? कुची 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 कैसे हंसाते हो बच्चे को? अंडरस्टैंड? देखिए, तो अब बड़ों को हंसाना तो डिफरेंट तरीके हैं, उनको उनके लिए डिफरेंट जोक्स होते हैं। आई मीन टू से कि ऑडियंस के हिसाब से आपने हर चीज़ को मॉडिफाई करना होता है, चेंज करना होता है। तो ये कहना चाह रहा है एज अ सेंटर ऑफ अ बिजनेस मैसेज, जब आप बिजनेस मैसेज फॉरवर्ड करते हो यू वांट टू इंश्योर दैट योर मैसेज इज रिसीव, अंडरस्टूड एंड एक्टेड अपॉन। आपका मैसेज रिसीव्ड हो, किसको? ऑडियंस को। उसको सिर्फ रिसीव ना हो, रिसीव सिर्फ होता है उसको सिर्फ उसको सुनाई दे रहा है। रिसीव के बाद असल कहानी जो स्टार्ट होती है वो अंडरस्टैंडिंग से होती है। और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होती है, पहले आपके कान सही होने चाहिए, कंसंट्रेशन सही होनी चाहिए। पहले कंसंट्रेशन सही होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना मकसद नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कर ली तो अब उसके बाद उस पर आपने एक्शन भी परफॉर्म करना है। सिर्फ इल्म हासिल करना मकसद नहीं होता, सिर्फ बात को सुनना मकसद नहीं होता। अब आपने बात को सुन लिया, अब आपने कोई नई चीज़ सीख ली, अब सीखने के बाद उस पर एक्शन भी परफॉर्म करना होता है, उसको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म भी करना होता है। इफ़ नेसेसरी हैविंग कनेक्टेड विद द रिसीवर्स मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यस, जब भी आपने बात करनी है तो आपने रिसीवर को अपने सामने रखना है। वही बात है, अगेन साथ लिख लो। एक तेरी चाहत है, पहले आपको अभी मैंने बताया, एक तेरी चाहत है, एक अल्लाह पाक कहते हैं एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है, ओके। कर ले जो तूने करना है, फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है। तो हर जगह बेटा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ओके। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप घर के पर्सपेक्टिव में लो, कंपनी के पर्सपेक्टिव में लो, तो हर जगह बिजनेस के पर्सपेक्टिव में लो, तो हर जगह कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि आपको अल्टीमेटली आपके जो सामने जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसकी उम्मीदों पे पूरा उतरोगे तो आपको कुछ बनने वाला है, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी, ठीक है। आप दूसरों के दिलों में जगह बनाओगे, तो दूसरों के दिलों में जगह जो बनती है जब आप उनके दिल के मुताबिक, उनकी फीलिंग्स के मुताबिक बिहेव करते हो। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज बेटा सेकंड पैराग्राफ सॉरी। Therefore, a good tactic is to investigate and anticipate the circumstances in which your message will be received and adapt your message accordingly। यहाँ पे adapt का वर्ड है बेटा, adapt ये होता है कि उसके मुताबिक, एक होता है अडॉप्ट, एक होता है अडेप्ट, होता है सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज कर दो, अपने लहजे को चेंज कर दो, अपने वर्ड्स को चेंज कर दो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर दो। मैसेज का ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा, लेकिन मैसेज के ऑब्जेक्टिव को सिचुएशन के हिसाब से, अगर ऑप्शन ए नहीं चाह रहा ऑप्शन बी पे चले जाओ, ऑप्शन बी नहीं ऑप्शन सी पे चले जाओ। सो अडेप्टेबिलिटी होती है अपने आप को चेंज करना, सेंटर अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
नेक्स्ट बिजनेस मैसेजेस विल इनवेरिएबली बी मोर इफेक्टिव इफ टारगेटेड एट अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, अगर आप उस पर्सन को रियलाइज करवाओ कि आप उसी के लिए बात कर रहे हो, जिस तरह मैं अभी आपके लिए बात कर रहा हूँ, आपके साथ ही मुखातिब हूँ, तो अगर उसको फील होगा कि यार ये जो एग्जांपल है ये तो मेरे पे फिट अप हो रही है, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो समझाया जा रहा है, ये तो मेरी ज़िंदगी में भी अप्लाई होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है या ऐसा हो रहा है, तो आप जितना उसके मुताबिक अपनी कम्युनिकेशन को ले जाओगे इतना ही आप ओके वो बात इतनी ही उसके दिल को हिट करने वाली है। मेक श्योर इट इज़ राइट पर्सन विद अथॉरिटी टू एड्रेस द कम्युनिकेशन। ठीक है, अब राइट पर्सन कम्युनिकेशन, ठीक है ओके, अगर ये कम्युनिकेशन आपको टीचर के अलावा कोई और पढ़ाना शुरू कर दे, आपका दोस्त बोलेगा मुझे भी कम्युनिकेशन आती है, तो विल यू गिव हिम ड्यू कंसिडरेशन? डेफिनेटली नॉट। तो दुनिया में हर काम के करने के लिए एक अथॉरिटी डिफाइन होती है और आप उस अथॉरिटी पे फोकस करते हो टू गेट द वर्क डन। जिस तरह बीसी के लिए आप मेरे पे आप फोकस किए हुए हो, क्यूएम के लिए किसी और टीचर पे फोकस किए हुए हो, आईटी के लिए किसी और टीचर, सो हम उस टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उसको जो अथॉरिटी असाइन की गई है वो उसके मुताबिक देखिए वो कम्युनिकेशन एड्रेस करें। जी, तो यू शुड आल्सो कंसिडर पर्सनल फैक्टर्स सच एज रिलेशनशिप। अब डिफरेंट फैक्टर 1 2 3 4 5 6 बुलेट पॉइंट्स हैं जो हम क्विकली गो थ्रू करने वाले हैं जी। सो द फर्स्ट इज रिलेशनशिप। आर यू अ नोन एंड ट्रस्टेड कुलीग आर इज द रिलेशनशिप मोर डिस्टेंस एंड फॉर्मल? ठीक है जी, तो अगर आपका रिलेशनशिप, अब ऑडियंस की बात, अगर आपका रिलेशनशिप फ्रेंडली है, पहला है कि नोन एंड ट्रस्टेड, अगर फ्रेंडली है तो आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट तरह से होने वाली है, और अगर मोर डिस्टेंस और फॉर्मल, अगर बहुत दूर का रिलेशनशिप है, इतना फ्रैंक नहीं है, तो आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट होने वाली है। देन नेक्स्ट, वर्क एनवायरनमेंट। स्पेशलिस्ट आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड बेटर टू यूज ऑफ अ टेक्निकल जार्गन। ठीक है, अब जो अब वर्क एनवायरनमेंट की बात है कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स बात करते हैं वो तो टेक्निकल वे में बात कर सकते हैं ओके, मतलब अगर आप थाने में जाते हैं वहाँ पर और उनकी टेक्निकल वर्ड है, उनकी टेक्निकल लैंग्वेज है। ठीक है, अब आप राइस में हैं तो आप राइस में और अगर आपको टेक्निकल वर्ड्स मिल रहे हैं, तो वर्क प्लेस, आप जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे उस जगह में कुछ स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, और स्पेशलिस्ट लोग जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं या आपके साथ भी करते हैं तो उनके थोड़ा वर्ड्स या लहजा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है और होता है। ठीक है, क्योंकि तो ये कहना चाह रहा है कि वर्क प्लेस का बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो उस वर्क प्लेस पे ही आपको नज़र आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात होती है, जब मुलाकात होती है तो उनके मुताबिक ही आपने कम्युनिकेशन करनी होती है। आल्सो कंसिडर वेयर इज़ द हायरार्की, रिपोर्टिंग हायरार्की द रेसिपिएंट सिट्स। आपको बताया था कि उस वर्किंग एनवायरनमेंट में एक हायरार्की होती है, सीईओ होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये देखना है कि वो पर्सन कहाँ पे फिट इन हो रहा है, वो पर्सन कहाँ से, कौन सी हायरार्की से, कौन से लेवल से, इज़ अ मैनेजर, इज़ अ डायरेक्टर, सीईओ, उसके मुताबिक फिर आपने कम्युनिकेशन को मोल्ड करना होता है। द थर्ड बुलेट पॉइंट इज एजुकेशन। अवॉइड पैट्रोनाइजिंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन रिसिपिएंट। ठीक है जी, ये बेटा याद रखना, ये बेटा याद रखना कि कभी पढ़े लिखे बंदे के सामने पैट्रोनाइजिंग होता है कि शेखी मारना, उसके सामने शुइयाँ मारना, मतलब पढ़ा लिखा बंदा ऑलरेडी हैव गोन थ्रू ऑल दी स्टेप्स। अब जिस तरह से एक पर्सन है या टीचर्स के सामने समटाइम स्टूडेंट जो है ना इस तरह बिहेव करे जैसे टीचर को पता नहीं है। देखिए, अब टीचर भी कभी आपकी तरह स्टूडेंट था और उसने भी आपकी तरह पढ़ा, और वो भी सारे सिचुएशन से गो थ्रू हुआ, उसको पता होता है कि लास्ट रो में जो बच्चा बैठा है वो उस तरह से बिहेव कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, फर्स्ट रो में बच्चा इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो भी इस सारी सिचुएशन से गो थ्रू हुआ होता है। अब एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके, आपको आपका क्या ख्याल है कि उसको नहीं पता होगा कि एएफसी लेवल पे बच्चों की क्या कैफियत होती है? देखिए, सो ये कहना चाह रहा है कि हम ये समझते हैं समटाइम, हम मोस्ट ऑफ द टाइम, आप जब आई गिव योर एग्जांपल कि जब आप क्लास में थे, स्कूल कॉलेज में, तो आप कई ऐसी हरकतें करते थे, आप कहते टीचर तो देख नहीं रहा, लेट अस डू। ठीक है, लेकिन वो आपको 90% चांस कि वो आपको देख रहा था, अपनी सिक्स सेंस से आप विजुलाइज कर रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग इन क्लास, लेकिन उसने आपको नोटिस नहीं लिया, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बस सिर्फ समझने के लिए, मतलब वो इग्नोर कर देते हैं कि चलो लेट इट गो, लेट इट गो। तो ये कहना चाह रहा है कि अवॉइड पैट्रोनाइजिंग अ वेल एजुकेटेड रिसिपिएंट, के अपने आप को पढ़े लिखे बंदे के सामने हम्बल रखो, ज़्यादा ज़्यादा शोखी मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी द दैट एजुकेटेड पर्सन हैज़ क्रॉस ऑल दोज स्टेप्स इन हिज लाइफ, तो वो आपसे इंस्पायर्ड नहीं होगा। एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट।
एटीट्यूड्स वो सिर्फ जो आपसे इंस्पायर्ड होगा वो आपकी कैपेबिलिटी से होगा, आपकी हार्डवर्क से होगा, ये अदर चीज़ों से नहीं होने वाला जी। एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट उसका एटीट्यूड और इंटरेस्ट क्या है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरह बाय नेचर, ये इसका इनहेरिटेड बाय नेचुरली फितरती वो किन खसलतों के साथ पैदा हुआ है, ठीक है जी। सो कंसिडर द रिसिपिएंट जनरल आउटलुक एंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग कल्चर, वो कौन से मजहब से बिलोंग करता है, कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, वो उसके मुताबिक वो सोचने वाला है। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मजहब का आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट होता है और कल्चर का आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, एज, रिमेंबर दैट पीपल एटीट्यूड वेरी विद एज एंड डेफिनेट बेटा। अब आपने कम्युनिकेशन करनी है एक बच्चे के साथ और एक कम्युनिकेशन करनी है आपने 60 ईयर्स के पर्सन के साथ, और दोनों के साथ आपकी कम्युनिकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो एज के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन भी, अब जिस तरह से एक बच्चे के साथ या एक पर्सन के साथ वो आपका दोस्त था, जैसे आप 10 साल पहले कम्युनिकेशन करते अब वैसे आप कम्युनिकेशन नहीं करते, और 10 साल बाद आपकी कम्युनिकेशन टैली चेंज होने वाली है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एज के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी हमारे मोटिव्स, हमारा एक्सपीरियंस जब चेंज हो जाता है तो हमने अब कम्युनिकेशन को भी मोल्ड करना होता है। आगे बेटा, कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन टू इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स कंसिडर इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। अब जो ऑडियंस के आपने फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, ऑडियंस मतलब जो पर्सन है उसके आपने जो फिजिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कि वो जिस जगह पे अवेलेबल है उस जगह के आपने रमूज़ो औकाफ का ख्याल रखना है, उस जगह के उसके मुताबिक आप कम्युनिकेशन करोगे तो बात बनेगी, और साइकोलॉजिकल उसका भी आपने ध्यान रखना है। अब पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल कॉन्ट्रेक्चुअल फैक्टर्स को। सो द फर्स्ट फैक्टर इज द फॉल्ट इन अ कम्युनिकेशन मीडियम। फॉल्ट इन अ कम्युनिकेशन मीडियम, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, फिजिकल उसका इन्वायरमेंट की बात करूँ कि अब मतलब जिस डिवाइस के थ्रू बात कर रहा है, सपोज अगर फेस टू फेस वो बात नहीं कर रहा है, डिवाइस के थ्रू बात कर रहा है, तो उसके नेट में प्रॉब्लम आ रही है या उसके मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है या उसके हेडफोन में प्रॉब्लम आ रही है। सो ब्रोकन माइक्रोफोन इन द हेडसेट, सपोज अगर यही मुझे ये ख़राब हो जाए, इसमें आवाज़ आपको प्रॉपर ना आए, तो इट्स गोना गेट प्रॉब्लम फॉर मी इवन एंड फॉर यू एज वेल। ऐसे ही दिस इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। सबसे पहले ओके होगा तो आपके साथ कम्युनिकेशन होएगी, पहला पॉइंट। द सेकंड इज बैकग्राउंड नॉइज। एट टाइम इट हैपेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट यू गो टू रेस्टोरेंट, यू गो टू सैलून, तो वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, यू डोंट लाइक टू हैव दैट म्यूजिक बट स्टिल इज गोइंग ऑन, बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी में जा रहा होता है। सो ट्रैफिक, आप बाहर हैं तो आपको ट्रैफिक का शोर मिलता है, कुलीग इन ओपन प्लेन इन ऑफिस, ठीक है जी। तो आप जब आप एक फ्लोर पे होते हैं, आपको पता है आपको फ्लोर्स ओपन होते हैं, तो एक ही फ्लोर पे आपको जनाब 20 एम्प्लॉइज़ मिलते हैं, बड़ा बड़ा शोर होता है, कस्टमर्स भी खड़े हुए हैं, एम्प्लॉइज़ भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो यू वांट टू हैव अ साइलेंस एनवायरनमेंट बट यू आर नॉट गेटिंग अ साइलेंस एनवायरनमेंट, सो इट हैपन बैकग्राउंड नॉइज। द थर्ड वर्ड इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बेटा, फॉर एग्जांपल अनकंफर्टेबल सीटिंग और रनिंग मीटिंग एट लंच टाइम, ठीक है। जिस सीट पे आप बैठे हैं वो सीट आपको बड़ा तंग कर रही है, ठीक है, मतलब द सीट इज नॉट कंफर्टेबल वेयर यू आर सिटिंग, एंड रनिंग मीटिंग्स एट लंच टाइम, और आप मीटिंग्स होती हैं फ्रेश टाइम पे होती हैं जब पीपल आर एक्टिव, और आप मीटिंग कर रहे हो जब लंच टाइम है, जब दिन का टाइम है, 2 बजे मीटिंग कर रहे हैं, 3 बजे मीटिंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड एनफ। मीटिंग सुबह सुबह होनी चाहिए, फ्रेश टाइम पे होनी चाहिए, ठीक हो गया बेटा। ठीक है जी। सो उसके बाद बेटा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, प्री ऑक्यूपेशन एंड एन ऑलरेडी फुल टू डू लिस्ट। प्री ऑक्यूपेशन आपको पहले बताया था कि ऑलरेडी, अब पहला उसको मैं डिस्कस किया, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस किया, मैं डिस्कस कर रहा हूँ साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को, कि प्री ऑक्यूपेशन ऑलरेडी उसका माइंड ऑक्यूपाई है, ठीक है, एंड उसका माइंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। लाइक अभी आपका माइंड मेरे लेक्चर के साथ ऑक्यूपाई होना चाहिए, लेकिन मेरे लेक्चर के अलावा आपके ध्यान में कुछ और चल रहा है। सपोज आप अभी लड़के आए हैं, किसी झगड़ा करके आए तो आपके ध्यान में वही स्टोरी चल रही है, किसी ने बेइज्जती कर दी वही आपके ध्यान में चल रहा होगा, यार मेरे साथ क्या हो गया, ठीक है। सो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जिस जगह पे होते हैं हम उस जगह पे नहीं होते, हम या तो माजी का सोच रहे होते हैं, ये माजी की बात है, ठीक है, माजी मतलब या फ्यूचर के बारे में कंसर्न होते हैं। सो वो जो हमें अपने मौजूदा हालात से, मौजूदा सिचुएशंस निकाल के, या तो माजी कंसर्न इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि प्री है ना, तो ऑलरेडी आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। नहीं, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं कि आप या तो फ्यूचर कंसर्न है या माजी कंसर्न है, तो ऑलरेडी आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो जो कुछ ना कुछ चल रहा है जो उस सिचुएशन के मुताबिक नहीं है। राइट नाउ योर सिचुएशन डिमांड यू शुड 100% फोकस अपॉन माय लेक्चर,
लेकिन इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन माय लेक्चर एंड योर माइंड इज मूविंग समवेयर एल्स, दिस इज कॉल्ड प्री ऑक्यूपेशन. सो इट हैपन समटाइम्स कि वो ऑडियंस फैक्टर जो है, वो जो कस्टमर है, वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्री ऑक्यूपाइड है, ऑलरेडी वो फुल टू डू लिस्ट में, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, आज मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा. दिस इज द प्रॉब्लम, द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट ऑडियंस फैक्टर इज. द सेकंड, प्रेशर एंड स्ट्रेस. उस बेचारे पे वैसे ही कोई प्रेशर है, कोई फैमिली का प्रेशर है, कोई एग्जाम का प्रेशर है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, कोई हेल्थ का प्रेशर है. तो देयर कैन बी मल्टीपल प्रेशर्स. परहैप्स द रेसिपिएंट डीलिंग विद फैमिली और हेल्थ इशू. तो मल्टीपल प्रेशर्स होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, जिनमें आपका कंट्रोल नहीं होता. तो सपोज आपका सिबलिंग्स का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं चल रहा, आपका किसी भाई से झगड़ा हो गया है, या दोस्त का झगड़ा हो गया है, या आपको हेल्थ के कोई ऐसे इश्यूज आ गए हैं कि जिसकी वजह से आपको सुनने में या उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है. तो दिस इज कॉल्ड द प्रेशर एंड स्ट्रेस. उसके बाद बेटा है जी द नीड फॉर प्राइवेसी एंड सेंसिटिविटी विद कॉन्फिडेंशियल पोटेंशियली एम्बैरेसिंग मैसेज. ठीक है, अच्छा बेटा ये थर्ड है. इसमें बेटा ये होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास सवाल होते हैं, जब आप क्लास में होते हैं तो आपके पास बड़े अच्छे अच्छे सवाल होते हैं, लेकिन आप सवाल पूछते नहीं हैं. आप क्यों? क्योंकि आपको एक फियर होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा. अगर मैं सवाल पूछूंगा तो पता नहीं क्लास में मेरी बेइज्जती ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा. यू आर नॉट कंफर्टेबल आस्किंग द क्वेश्चंस. तो ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी और सेंसिटिविटी, जहाँ पे आप अपनी 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 वीकनेसेस को छुपाना चाहते हो, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को छुपाना चाहते हो, अपने फियर को छुपाना चाहते हो, अपनी एम्बैरेसमेंट से आप डरते हो, खौफ खाते हो. तो ये कहना चाह रहा है द नीड फॉर प्राइवेसी एंड सेंसिटिविटी विद कॉन्फिडेंशियल एंड पोटेंशियली एम्बैरेसिंग मैसेजेस. ठीक है जी. सो आप हर जगह, आप मोस्ट ऑफ द टाइम डरे हुए होते हो, सहमे हुए होते हो, क्योंकि आपकी असलियत कुछ और होती है, लोगों के सामने कुछ और शो करना चाहते हो. तो आप थोड़े सहमे होते हो कि यार मेरी की असलियत लोगों के सामने ना पता चल जाए, अगर मैं एक बात करूं तो कहीं मेरे राज ना खुल जाए. ठीक है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो उसके बाद बेटा the fourth bullet point is, will the presence of others impact the recipient, for example needing to win approval or hide a weakness in a group. Yeah, the same point is being repeated beta. Almost with the presence of others impact the audience. ठीक है, जब दूसरों की presence होती है तो आपका behavior change हो जाता है. ऐसे ही है ना, जब आप अकेले होते हैं तो आप जरा और होते हैं, जब दूसरों में होते हैं तो आप यू आर वेरी डिफरेंट, आप अपने कुछ और ही शो करते हैं. क्योंकि तो ये कहना चाह रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे, एक पब्लिक सेल्फ होता है, एक रियल सेल्फ होता है, कि आप जब लोगों में जाते हो तो आपका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, आपकी कम्युनिकेशन कैसे चेंज होती है, और जब आप अपनी ज़ात में होते हैं तो यू आर वेरी डिफरेंट. तो ये कहना चाह रहा है कि ये भी साइकोलॉजी का प्रेशर होता है कि जब लोगों में होते हैं तो लोगों की अप्रूवल चाहिए, लोगों की लाइकनेस चाहिए, जो आजकल हम फेसबुक पे मांगते हैं, ढूंढते हैं, कितने लाइक्स मिल रहे हैं, क्या कमेंट्स मुझे दिए जा रहे हैं. तो यही बेटा जब फिजिकली आप लोगों में होते हैं तो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, लोग आपको अच्छा समझें. तो इसलिए आप ज़रा आर्टिफिशियल हो जाते हो और आप बहुत सारी हरकतें करते हो, आप उस तरह से कम्युनिकेशन करते हो जो उसके अकॉर्डिंगली होती है. ओके, द लास्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन एनर्जी लेवल. सम पीपल आर स्लो स्टार्टर्स वेयर एज अदर्स आर एट देयर मोस्ट प्रोडक्टिव एट 7 AM. ठीक है जी, कंसंट्रेशन एनर्जी लेवल. अब बेटा हर ऑडियंस का 24 घंटे में हर ऑडियंस का एनर्जी लेवल होता है कि जब आपका पीक टाइम होता है, जब आपका बेटा पीक टाइम होता है, और जो आपका पीक टाइम होता है, देखिए जो आपका पीक टाइम बेटा होता है वो, उसमें आप मोस्ट चैलेंजिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हो. कुछ का पीक टाइम सुबह 7 बजे हो सकता है, कुछ का सुबह 9 बजे हो सकता है, कुछ स्लो स्टार्टर होते हैं उनका 11 बजे के बाद शुरू होता है, 12 बजे के बाद शुरू होता है. ठीक है, कुछ का शाम, अब आप खुद डिफाइन करो आपका पीक टाइम क्या है. कुछ का पीक टाइम 8 बजे सुबह, कुछ का 10 बजे, कुछ का 12 बजे, कुछ का शाम को 4 बजे, कुछ का रात को 10 बजे. तो अब आपने अगर क्यूएम पढ़नी है या आपने जो चैलेंजिंग टास्क परफॉर्म करने हैं, ओके, मतलब जो आपको चैलेंजिंग लगता है कि यार इट सीम्स मी अ बिट डिफिकल्ट, तो वो आपने अपने पीक टाइम में करना है. अल्लाह पाक ने हर एक का पीक टाइम उसको दिया हुआ है. अब आपने खुद देखना है कि आपका पीक टाइम क्या है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके मुताबिक फिर आपने कोशिश करें कि उस टाइम पे कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करें. ठीक है जी, उसका पीक टाइम देखना. अब उसका एक ऑफ टाइम चल रहा है, आप उसको समझाना शुरू करें तो आपको समझ में. अब आपका बेटा सपोज आपको दिन को 2 बजे लेक्चर रिसीव हो रहा है और 2 बजे आपका टाइम पीक टाइम नहीं है, तो आपको मैसेज रिसीव एज सच नहीं होगा, उसकी अफादियत कम हो जाएगी. सो बेटा आई एम डन विद two factors. I did two factors. Okay, the first factor I did is audience fact. No, first is I covered the objective, and the second I covered the. अब नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 19 होने वाला है उसमें मैं कवर करने वाला हूँ स्ट्रक्चरिंग एंड स्टाइल. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, दिल लगा के पढ़ो. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.